परंतु मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई 2014 में, तो परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन यह आया कि स्वतंत्रता के बाद केवल वो 6 वर्ष आप अटल जी का दौर छोड़ दें तो कभी ईमानदारी से देश के गरीब, निर्धन, वंचित तबकों के हाथ में सत्ता की वास्तविक शक्ति का उजाला पहुंचे, वह प्रयास नहीं हुआ। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो ईमानदारी से कह रहा हूं, जिन लोगों ने कहा उन्होंने केवल जुमले और नारेबाजी की, क्योंकि इंदिरा जी ने 1970 में नारा दिया गरीबी हटाओ, और 2013 में कांग्रेस सरकार कहती है कि हम खाद्य सुरक्षा बिल ला रहे हैं। 43 साल में 37 साल उन्हीं की सरकार रही थी। यानी यह दर्शाता है कि ईमानदारी से काम नहीं हुआ, अन्यथा 37 साल में आप नहीं कर पाए। दूसरी तरफ देश को विकास की जिस ऊंचाई पे, जिस गति से ले जाना चाहिए था, जो पोटेंशियल भारत में था, जो देश हमारे साथ स्वतंत्र हुए थे 1947 के आसपास, सोचिए वो कहां से कहां पहुंचे। जर्मनी डिवाइडेड, जर्मनी स्क्वांडर्ड, वेस्ट और ईस्ट जर्मनी कहां पहुंचा। जापान तबाह हो गया था नागासाकी, हिरोशिमा में, जापान कहां पे पहुंचा। इजराइल जैसा छोटा सा देश, वो 1948 में 15 मई को बना, वो कहां पहुंचा। चाइना 1949 में आया, वो कहां पहुंचा। उसके मुकाबले हम कहां थे 2014 से पहले। तीसरी बात, हम एक ऐसे देश थे जिसके अंदर आत्मगौरव का बोध ही नहीं था। हम सदैव पुरानी चीजों को ही दिमाग में लिए हुए थे, और वो बातें किस प्रकार की थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, और 18 मई 2014 को लंदन से प्रकाशित होने वाले संडे गार्डियन अखबार, में लंदन का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि जो लोग आजकल लोकतंत्र और इस सब की बात करते हैं, थोड़ा वो इंग्लैंड अमेरिका का ज्यादा उल्लेख करते हैं, तो वो जैसे एक लाइन और कह दूं, वो लोग हम लोगों से बहुत आरोप लगाते हैं कि साहब वो जब संघ के बारे में पूछते हैं स्वतंत्रता के समय, तो हमने कहा जी हम तो 51 में भारतीय जनसंघ बना था, 80 में भाजपा, तो 51 से आप पूछ सकते हैं। नहीं, आपका मात्र संगठन तो संघ है। हमने कहा हां जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर हमारा मात्र संगठन संघ है, तो जब कांग्रेस 1885 में स्थापित हुई, उसको स्थापित करने वाला एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, तो आपका मात्र संगठन तो अंग्रेज सरकार है। इसलिए मैं अंग्रेजों का ही अखबार कोट कर रहा हूं। संडे गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा कि 18 मई 2014 को लिखा कि 16 मई 2014, यानी जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज इट्स सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वो स्पीच थी जो 14-15 अगस्त की रात को नेहरू जी ने दिया था आजादी के समय। ये नियति के साथ भारत का दूसरा मिलन था। और आगे वो लिखता है, इट शुड बी रिमेंबर्ड एज अ डे इन इंडियन हिस्ट्री ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। और उसको वो एक्सप्लेन करता है आगे। उन्होंने कहा कि उसके बाद जो कांग्रेस का शासन लंबे समय तक रहा, वो अपनी विचार सोच में पूरी तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को लिए हुए थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई मतलब नहीं है, और वो पूर्णतः स्वदेशी है। और ये बात ऐसे ही नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा वो जनादेश विचार को बदलने के लिए था। वो किस सीमा तक हमारे दिमाग में भरी हुई थी लीगेसी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारा बजट 2014 से पहले 28 फरवरी को प्रस्तुत होता था। अब मोदी जी ने आकर उसको 1 फरवरी कर दिया है। क्यों 28 फरवरी को होता था? इसलिए कि अंग्रेजों के कैलेंडर के हिसाब से वो चलता था। इंग्लैंड में जनवरी और फरवरी 2 ऐसे महीने रहते हैं जहां पर बर्फ पड़ती है और कोई कामकाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कामकाज शुरू ही मार्च से होता है। तो उन्होंने इस हिसाब से तय किया कि बजट का प्रस्तुतिकरण 28 फरवरी के आसपास या 1 या 2 मार्च को होता था। मगर हमारे यहां के मौसम के अनुसार तो यह नहीं है। हमारे यहां मध्य जून में मानसून आ जाता है। मानसून का एक बड़ा रोल है भारत में। दक्षिण भारत में तो जून के पहले सप्ताह में आ जाता है। तो अगर हम मार्च में बजट पास करते थे तो अप्रैल और मई 2 महीनों के अंदर, यानी बजट सत्र समाप्त होते होते तो अप्रैल आ जाता था, जहां जहां आवंटित बजट पहुंचना चाहिए था वो उस समय तक नहीं पहुंच पाता था। तो मोदी जी ने कहा अब यह विचार छोड़ो, और 1 फरवरी को होता है तो अब मानसून शुरू होने से पहले सब जगह बजट सही ढंग से पहुंच जाता है। और वो मानसिकता कैसी थी, याद करिए, अटल जी की सरकार आने से पहले तक 1998 भारत का पहला बजट था जो 11 बजे संसद में प्रस्तुत हुआ। इससे पहले सारे बजट 5 बजे होते थे। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम से एक परंपरा चली आ रही थी कि जब ब्रिटेन में सुबेरे के 12 बजे होते थे, यहां 5 बजे होते थे, इसलिए यहां 5 बजे होता था। सोचिए गुलामी की मानसिकता। 50 साल तक भारत अपना बजट अंग्रेजों के समय के अनुसार चलाता था।
आप देखिए उसके बाद बदलाव और आया। अभी आपने देखा होगा पिछले वर्ष भारत की नौसेना का ध्वज बदला गया है। उसमें विक्टर क्रॉस होता था। क्यों होता था भाई? क्या जरूरत थी उस विक्टर क्रॉस की? और उसमें अब भारत की नौसेना का एम्बलम जिसमें शन नो वरुणः लिखा हुआ है और उसके चारों तरफ जो एक हेक्सागोनल वो बना है जिसमें गोल्डन स्ट्रिप बनी हुई है, वो छत्रपति शिवाजी की नौसेना के सिंबल से लिया गया। इसलिए अगर उस अखबार ने लिखा तो गलत नहीं लिखा था। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट होती है। बीटिंग रिट्रीट पर जो बैंड बजता था वो क्वीन के सम्मान में बजने वाले गाने एबाइड बाई के ऊपर बजता था, आजादी के इतने साल बाद भी। अब उसे चेंज कर दिया गया मोदी जी के आने के बाद। अब वो उस धुन पे बजता है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। और इतना ही नहीं, कभी आप दिल्ली गए हो तो आप देखें इंडिया गेट के ऊपर जाके देखिए तो लिखा होगा बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ किंग जॉर्ज विजिटेड इंडिया इन 1911 एंड इम्बोज्ड आर द नेम ऑफ दोज सोल्जर्स हु हैव लेड डाउन देयर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश एम्पायर के लिए जिन्होंने जान दी, सिर्फ उन सैनिकों का स्मारक था, भारत के सैनिकों का कोई स्मारक ही नहीं था। मोदी जी के आने के बाद वॉर मेमोरियल बना है, भारत के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनका भी सम्मान किया गया है। और इंडिया गेट के ऊपर 1968 तक किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी रही। 20 साल बाद भी आजादी के किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी रही और वो हटाने का काम हुआ और अब वहां सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी। इवन आप याद करिए, आपके महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार 1995, उससे पहले विक्टोरिया टर्मिनस ही था। स्वतंत्र भारत में 50 साल तक विक्टोरिया टर्मिनस ही कहलाता था, फिर उसका नाम बदला गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि एक बड़े बदलाव का आगाज था वो बदलाव, और वो अब धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए अब राजपथ का भी नाम, जिसका नाम पहले किंग्स वे होता था, फिर बदल के राजपथ किया गया। तो सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन हुआ, भाव तो नहीं बदला, भाव तो राज का ही रहा। अब वो कर्तव्य पथ हो गया। और इतना ही नहीं हुआ भाई, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का क्या काम, तो अब वो भी अमृत उद्यान हो गया है। तो मैंने इसलिए कहा कि इन सारे परिवर्तनों के साथ जब आपके नगर का नाम बदला तो ये और संतुष्टि की बात थी। आप समझिए कि मोदी जी की सरकार किस विचार को बदलने के लिए आई थी, और वो विचार कहां से था। 15 अगस्त 2014 को आप उनका पहला स्पीच देखें तो उसमें 2 ऐसे पॉइंट थे जिनके बारे में कहा जाता है ये तो नॉन पॉलिटिकल है, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये तो किस बातों को उन्होंने क्या बातें बोल दी। एक था स्वच्छ भारत अभियान और दूसरा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोगों ने कहा तो सामाजिक मुद्दे हैं, इसका राजनीति से क्या लेना देना। मगर मैं कह रहा हूं यह सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए, शासन बदलने के लिए नहीं आई थी, शासन की व्यवस्था बदलने के लिए नहीं आई थी, एक मानसिकता बदलने के लिए आई थी। और आप देखिए इतना बड़ा बदलाव आया। 9 साल पहले याद करिए हाथ में किसी के कोई कागज का टुकड़ा रैपर होता था, जितनी आसानी से लोग इधर उधर फेंक दिया करते थे, अब लोग देखते हैं कि डस्टबिन या कूड़ादान कहां है, वहां जाके फेंकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह अंतर पड़ा कि पिछले 9 वर्षों में नवजात शिशुओं में लिंग अनुपात में भारी बढ़ोतरी हुई है। और पहली बार पिछला एक ऐसा वर्ष आया है जब लड़कियों की संख्या नवजात शिशुओं में लड़कों से अधिक हुई है। और राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जहां यह बहुत ही स्क्यूड था यह अनुपात, वहां भी भारी सुधार हुआ है। इसका अर्थ हुआ है कि विचार सब तरफ बदलाव दिखा है। और आजादी के बाद हम लोग एक लंबे समय तक संघ का एक गीत था जो कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्त का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। उसको इंश्योर करने के लिए मोदी जी ने जनधन योजना घोषित की। 48 करोड़ लोग के पास आज जनधन अकाउंट है। और लोग कहते थे कि साहब अकाउंट खुलेंगे नहीं। माननीय भागवत कराट जी निश्चित रूप से यह विषय को जानते होंगे, ना आरबीआई तैयार थी ना फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार थी 2014 में, पर मोदी जी ने दृढ़ता के साथ कहा कि मुझे 31 मार्च 2015 तक 12 करोड़ अकाउंट चाहिए। उन्होंने कहा साहब 1-1.5 करोड़ से अधिक खोले नहीं जा सकते, मगर खुले तो लोगों ने कहा इसमें पैसा कहां से आएगा। मोदी जी ने कहा खोलो तुम अकाउंट, पैसा कहां से आएगा मैं बताऊंगा। फिर क्या हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हुआ और आज उन अकाउंट्स में 1,92,000 करोड़ रुपया उन अकाउंट्स में है। और उससे जानते क्या लाभ हुआ, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ
तो एक दौर में भारत के एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया चलता है और 15 पैसे पहुंचता है, अब 100 का 100 पैसा पहुंचने लगा। और आप सबने जरूर सुना होगा कि वो कहते थे 1 रुपया चलता है 15 पैसे पहुंचता, पर पूरा वक्तव्य नहीं ध्यान होगा आप लोगों को। जानते हैं सदन में राजीव गांधी जी ने क्या कहा था? एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिस जाता है, तो वो घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है। इसका अर्थ हुआ एक हाथ से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ जाते जाते 85% हाथ वालों के हाथ में पहुंच जाया करता था, वो अब रुक गया। और उसका प्रभाव क्या पड़ा कि आप समझिए कि उसके द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की भारत सरकार का जो पिलफरेज हो जाता था, यानी वो पैसा ऐसी जगह चला जाता था जो करप्शन में चला जाता था, वो बचा। वो कैसे बचा? 4-4.5 करोड़ ऐसे राशन कार्ड निकले जो सिर्फ कागज पे थे, वो व्यक्ति कभी थे ही नहीं। 1 करोड़ के आसपास ऐसी महिलाएं थी जो थी ही नहीं, उनके पेंशन ली जा रही थी। और तमाम ऐसी चीजें कि जो कि कभी सर्टिफिकेट पर ही थी और उनके द्वारा करप्शन हो रहा था। तमाम ऐसे गैस कनेक्शन थे जिनकी सब्सिडी ली जा रही थी और वो हकीकत में नहीं थे, वो सारी चीजें समाप्त हुई। फिर चाहे आयुष्मान भारत योजना के द्वारा 50 करोड़ लोगों को हेल्थ का कवर देना हो, फिर चाहे उज्ज्वला योजना के द्वारा महिलाओं को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करानी हो, या फिर आप देखें कि ये जो एलईडी बल्ब्स थे, ये 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट कराए जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा थी। तो एक तो हुआ कि हर व्यक्ति के हाथ में वह शक्ति पहुंचे जो उसकी जरूरत है। अब दूसरी चीज आती है विकास। अब विकास में हम कहां पर पहुंचे? आज समझिए 37 किलोमीटर पर डे भारत में सड़क बन रही है। 70 एयरपोर्ट थे हमारे आने से पहले, 140 एयरपोर्ट हो गए। हमारे आने से पहले केवल रेलवे का 30% से भी कम 25% इलेक्ट्रिफिकेशन था, वो 90% हो गया है। और एफिशिएंसी इस लेवल की आई है कि अगर देखिए भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनना था तो पावर एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है ना। हमारी सारी पावर की आवश्यकताएं मेजॉरिटी कोयले से पूरी होती थी। अगर हम कोयले के द्वारा ही बिजली उत्पादन पे जाते तो महंगा भी पड़ता और प्रदूषण पे भी भारी प्रभाव पड़ता। परंतु मोदी जी ने आकर शुरू किया सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी के अलावा उन्होंने ग्रीन एनर्जी का एक टारगेट रखा था कि 2030 तक भारत का 40% पावर का प्रोडक्शन ग्रीन एनर्जी से होगा। और यह पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि वो टारगेट 8 साल पहले अचीव हो गया 2022 में। अब वो 2030 के लिए 50% कर दिया गया है। हो सकता है लोगों ने सोचा हो कि हम भी सोलर एनर्जी करेंगे, मगर इतना बड़ा परिवर्तन किसी ने नहीं सोचा होगा कि सोलर एनर्जी में जो परिवर्तन आया कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका लीडर भारत बना। अब आप यही देखिए कि विकास में हम उस सीमा तक पहुंचे कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और यह भी संयोग देखिए कि हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने जो कभी हम पे हुकूमत करता था। और अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र ही हम जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, यदि भगवान ने चाहा तो चंद वर्षों में, अगले 5 साल में। और उससे भी अधिक संयोग देखिए कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन में जहां अंग्रेज कहते थे कि भारतीयों पे इसलिए हुकूमत करने की जरूरत है कि इन्हें राज करना नहीं आता, हम इन्हें बताएंगे राज कैसे होगा, वहां पर उनकी सरकारों में इतनी उठापटक हुई कि एक भारतीय आज राज करके उन्हें बता रहा है कि राज कैसे किया जा सकता है। परंतु क्या बताएं, हमारे कुछ अब अगला चरण आता है। ये सारी बातें अपनी जगह हैं जब तक राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत नहीं हो। तो मोदी जी ने अगला काम किया राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत करने का। और राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत करने में यह सबसे पहली बात क्या थी कि हमारी सेना के पास पूरी शक्ति थी, मगर सेना के पास क्या स्थिति थी? ये बैरक ओबामा का बहुत स्टेटमेंट कोट करते हैं। बैरक ओबामा ने अपनी एक किताब लिखी है द प्रॉमिस्ड लैंड। उसमें 2010 की भारत यात्रा में मनमोहन सिंह जी के हवाले से उन्होंने यह लिखा कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसलिए उसे अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्हें डर था कि उससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। इसका अर्थ यह था कि हमारी सेना के शौर्य में कोई कमी नहीं थी, केवल नेताओं की दृढ़ता में कमी थी। और स्थिति यह थी कि आप देखिए कहीं मोहल्ले की लड़ाई से लेकर इंटरनेशनल झगड़े तक, कॉन्फ्लिक्ट तक, हमेशा क्या होता है कि छोटा और कमजोर कहता है बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। मगर यहां एक उल्टी बात थी, बगल का मुल्क छोटा भी था,
कमजोर भी था, हम बड़े भी थे, ताकतवर थे, पर हम कहते रहते थे वो हमें सता रहा है। हमारी एक सॉफ्ट स्टेट की इमेज बन गई थी। मोदी जी ने आने के बाद उसको बदल दिया। अब उरी हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके बाद यह दिख गया कि अब वो कहता है कि भारत हमको आंख दिखा रहा है। और इतना ही बड़ा बदलाव नहीं आया। बदलाव यह आया कि हमने 9 साल में कोई पाकिस्तान से ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, और उसके बावजूद हम उस मुकाम में पहुंचे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर उनके सांसद का वो बयान याद करिए कि उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट कोट करते हुए कहा, उन्होंने कहा मैं वहां पर था, शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए और उनके पांव कांप रहे थे, और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। यह हमने हासिल किया। यह तो 1971 में भी नहीं देखने को मिला था। तो कुछ लोगों ने हम लोगों से कहा, एक बार टीवी डिबेट में लोगों ने कहा साहब अटल जी तो ये कहते थे कि पड़ोसी हम बदल नहीं सकते, दोस्त बदल सकते हैं, तो मोदी जी ने तो नीति बदल दी। हमने कहा नहीं, नीति नहीं बदली है। मोदी जी ने यह बताया है, उन्होंने अटल जी की नीति को आगे बढ़ाया है। पहले हमने कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो मोदी जी ने कहा पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं पर पड़ोसी को हैसियत में रख सकते हैं। और आज स्थिति यह है कि अभी आप मोदी जी की विदेश यात्रा पे इमरान खान का बयान याद करिए। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जो भारत को स्वागत सम्मान मिल रहा है, अब बहुत साफ हो गया कि भारत पाकिस्तान के सीमा का विवाद जो कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता था वो अब सिर्फ भारत पाकिस्तान की सीमा तक रह गया। और हालत आज जानते हैं क्या हो गई है? वहां की खुद की हालत ये हो गई, आप सबने एक गाना सुना होगा, हम लोगों ने बचपन में बहुत सुना था, जागृति फिल्म थी 1954 की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। इसी फिल्म की नकल पर 1955 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनी बेदारी, जिसमें हूबहू इसी फिल्म के वर्डिंग से कॉपी करके गाना बनाया गया, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। आज वहां के लोग खुद उसके ऊपर एक पैरोडी बनाए हैं कि आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की, यहां तो क्लासनिकों भी मिलती है अब कीमत में नान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा बदलाव आया भारत के सुरक्षा और स्वाभिमान को लेकर, और कई बार लोग चीन को लेकर बहुत बोलते हैं, तो मैं चीन के लिए भी याद दिला देना चाहता हूं, हमने मोदी जी के नेतृत्व में चीन को किस तरीके से डील किया। अभी आप देखिए उनकी अमेरिका यात्रा के समय चीन के लिए अमेरिका ने शी जिनपिंग के लिए तानाशाह शब्द का प्रयोग कर दिया, जिसको लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति दर्ज की। धारा 370 को लेकर चीन ने जमीन आसमान एक कर दिया, मगर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक लाइन का प्रस्ताव नहीं ला पाया। यह भारत की कूटनीतिक दक्षता थी। मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित करवा लिया, चीन नहीं रोक पाया। शंघाई कारपोरेशन में मोदी जी ने आतंकवाद का विषय प्रस्ताव में इंक्लूड करा दिया, चीन नहीं रोक पाया। नेशनल सप्लायर ग्रुप में एनएसजी में हमें वेबर मिला, उसमें मनमोहन सिंह सरकार ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी, वो चीन नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चीन नहीं रोक पाया। और आप सोचिए आज चीन के थिंक टैंक कहते हैं कि चाइना इज फेसिंग इट्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट टियानामेन स्क्वायर। 1989 में जो टियानामेन स्क्वायर पर नरसंहार हुआ था उसके बाद के सबसे बुरे कूटनीतिक दौर में है, जो इन लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे बहुत से लोग मजाक में कहते हैं ना, अरे भाई मोदी जी तो अहमदाबाद में झूला झुला रहे थे शी जिनपिंग को। हमने कहा वो झूला तो अभी भी झुला रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा ये बताइए आज डिप्लोमेटिकली चाइना के साथ कितने देश खड़े हैं? आप सिर्फ 2 देशों का नाम ले सकते हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, तीसरा देश नहीं बता सकते जो चीन के साथ खड़ा हो। और चीन का नक्शा देखिए, इधर है पाकिस्तान, उधर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान से झूला झूल रहे हैं, तीसरा उनको मिल ही नहीं रहा है, ऐसा झूला उन्होंने झुलाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भारत का राष्ट्र गौरव, भारत का आत्म गौरव, वो सारी चीजें उस प्रखरता के साथ उभरी। और फिर इतना ही नहीं हुआ, कोई भी वो देश कितनी भी सुरक्षा, और फिर आप सोचिए गलवान में हमारी चीन के साथ झड़प हुई जिसमें हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए, हाथापाई में, बगैर गोली चले। आपको बात गले के नीचे उतरती है, चीन ने तो अपने मारे गए सैनिक तो छोड़िए, किसी घायल सैनिक का भी आंकड़ा नहीं दिया
ये किसी के गले के नीचे उतरेगी कि हाथापाई की फाइट में 20 लोगों के प्राण चले जाएं और उधर से एक भी घायल ना हो। ये उसी को सही लग सकता है जिसके दिमाग में चाइनीज वायरस घुसा हुआ हो, या जिसका चीन के करार से प्यार में इतना इकरार हो कि वो चीन के खिलाफ तकरार की कोई बात बोलना ही ना चाहता हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक विकास से लेके राष्ट्रीय सुरक्षा तक, और फिर सुरक्षा भी किसी देश की स्थायी नहीं रह सकती जब तक उसमें आत्मगौरव का बोध ना हो। तो उस आत्मगौरव के बोध के लिए याद करिए, जब वो पहली बार विदेश यात्रा पे गए, एक तो अगर आपको याद हो उनकी पहली विदेश यात्रा कहां की थी, पहली भूटान की और दूसरी काठमांडू की, नेपाल की। और जैसे वो पशुपतिनाथ जी के मंदिर से जिस वेशभूषा में निकले थे, त्रिपुंडी लगाए हुए, रुद्राक्ष की माला, भगवान पशुपतिनाथ की अर्चना करके, किसी भारत के प्रधानमंत्री को कभी ऐसे देखा था? ये आत्मगौरव का भाव था। बिल्कुल निश्चित रूप से मुमकिन है और आगे भी बहुत मुमकिन होता जा रहा है। और इसके बाद याद करिए, जब वो पहली बार गए 2014 में, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को गीता भेंट की। तभी लोग गीता का विरोध किए थे, आज गीता प्रेस का विरोध कर रहे हैं। तो ये एक अलग बदलाव का प्रतीक था। और याद करिए, जानते हैं जैसे अभी कहा गया मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन जानते हैं क्या क्या हुआ? जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो हम लोग भी उस जमाने में कॉलेज में आई गए थे, सब हम लोगों को बहुत अच्छी तरह एक एक घटना याद है। तो कहा जाता था, अरे अगर राम मंदिर बनने लगा तो मिडिल ईस्ट के देश भारत को पेट्रोल देना बंद कर देंगे। यही कहा जाता था ना कि अरब देश पेट्रोल नहीं देंगे। आज श्री राम जन्मभूमि का मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और मिडिल ईस्ट के 4 देशों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है, जिसमें सऊदी अरब भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, पैलेस्टीन भी है, बहरीन भी है। यह होता है कि यदि आप ईमानदारी से और दृढ़ता के साथ चलें तो मोदी है तो क्या क्या मुमकिन है, यह आपको समझ में आना चाहिए। यह बदलाव आया है। और जब आत्मगौरव की बात आई तो आप देखिए, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, चाहे महाकाल का कॉरिडोर, चाहे केदारनाथ, चाहे श्री राम जन्मभूमि, ये सारी की सारी चीजें, ये बदलाव, और भारत के इतिहास में जो मुगलों का इतिहास था वह वास्तविकता में अब जाके इतिहास का पात्र बना है, वरना वो हमेशा वर्तमान में ही रहता था। और यह भी आप बात समझिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत सी ऐसी चीजें थीं जिसे झुठलाने का प्रयास किया जाता था। तो उन्होंने, चाहे विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाना हो, या गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बलिदान का वीर बाल दिवस मनाना हो, या 26 नवंबर को डॉक्टर अंबेडकर ने जिस दिन संविधान फाइनल किया था उस दिन संविधान दिवस मनाना हो, ये सारी की सारी चीजें, और चाहे 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर शौर्य दिवस मनाना हो, ये सारी चीजें जो भारत के आत्म गौरव को साथ में रखने वाली थी, उन सारी चीजों को ईमानदारी और प्रबलता के साथ आगे रखने का काम किया तो भारत तब उभर सकता था। मगर आज चुनौती उसमें से भी मिल रही है। कहां से चुनौती? जैसे मैंने वहां बात कही थी कि पटना में ये घटनाएं चल रही हैं, 23 जून को चली। ये घटना याद दिलाती है कि ये 25 जून के कितने नजदीक थी। ये 25 जून जिस दिन आपातकाल लगाया गया था इस देश में, वही शक्तियां जिन्होंने आपातकाल लगाया था, वही आज भारत के विकास, भारत के जन कल्याण और भारत के गौरव की जो यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसको अवरुद्ध करने के लिए लगे हुए हैं। और आज जैसा कि अभी भागवत कराड़ जी ने कहा, आज याद रखने की बहुत जरूरत है। क्यों याद रखने की जरूरत है? क्योंकि अब आधी से ज्यादा तो आबादी ऐसी है जिसको कि उसकी स्मृति नहीं है। हम लोगों को स्मृति नहीं है, हम लोगों के होश संभालने से बहुत पहले की बात है। इसलिए आज याद दिलाने की जरूरत है कि जो लोग कहते हैं लोकतंत्र की हत्या और इस प्रकार की बात, वो दिन क्या था और वो पूरी प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, इसको आप कल्पना करिए। भारत के इतिहास में एक ही प्रधानमंत्री जिसे चुनावी धांधली और चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी सिद्ध कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको रायबरेली के चुनाव में चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार का दोषी सिद्ध कर दिया और 6 साल चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, तब इमरजेंसी लगाई गई।
और इतना ही नहीं, वो भारत के इतिहास की एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था 12 नवंबर 1969 को, जब उन्होंने अपनी पार्टी तोड़ दी थी। तो वो अद्भुत प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अपनी पार्टी से निकाला गया, जिन्हें कोर्ट ने दोषी साबित कर दिया, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी गई। और 23 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टे पर, मतलब निर्णय पर स्टे नहीं दिया, मगर यह कहा कि वो प्रधानमंत्री के रूप में काम करती रह सकती हैं निर्णय आने तक, परंतु वो एक संसद सदस्य के रूप में किसी प्रक्रिया या वोट देने का अधिकार नहीं रखती हैं। उसके बाद इमरजेंसी लगाई गई थी। जिन लोगों को नहीं याद है उन्हें याद रखना चाहिए। और ये इमरजेंसी ऐसे ही नहीं लगाई गई, उससे पहले के 7-8 साल के घटनाक्रम देखिए तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि उत्तरोत्तर हो क्या रहा था। कम से कम भारत में 3-4 बड़े नेताओं की रहस्यमय मृत्यु हुई, जिनकी मौत आज तक सवालों के घेरे में है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, ललित नारायण मिश्रा। ये बातें ऐसे ही नहीं थी। इवन याद करिए, भारत के इतिहास में पहली बार अगर प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठी है भ्रष्टाचार को लेकर तो वो इंदिरा जी के जमाने में नागरावाला कांड। आप में से बहुत से लोगों को यदि ध्यान हो कि नागरावाला वो व्यक्ति था जिसके बारे में कहा गया कि उसने स्टेट बैंक के चीफ को फोन किया कि 1 करोड़ रुपया कैश चाहिए इंदिरा जी की आवाज में, और वो पैसा लेके चला गया। बाद में पता चला तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जेल में उसकी मृत्यु हो गई। ये अपने आप में बहुत संदेह उत्पन्न करता है। और अभी भी जिसको किसी को शक हो तो जाके चेक कर ले कि रशिया के केजीबी के एक पूर्व अधिकारी वसीली मित्रोकिन की किताब है मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2, जिसमें दूसरे भाग में 1960 और 70 के दशक में रशिया की केजीबी ने कैसा कैसा कब्जा किया था उसका पूरा वर्णन है। एक और केजीबी का अधिकारी जिसका नाम है यूरी बेजमेनेव, जो भारत में पत्रकार बनकर रहता था 1960 और 70 के दशक में, वो केजीबी का एजेंट था। उसने भी लिखा है कि कैसे कैसे कंट्रोल किया जा रहा था। अब आप देखिए, ये कंट्रोल ऐसे नहीं था। पहले इंदिरा जी ने पार्टी को तोड़ा, वो भारत की पहली अल्पमत की सरकार थी, कम्युनिस्टों ने सपोर्ट किया उनको। कम्युनिस्टों ने 69 में उनकी सरकार को सपोर्ट किया और ऐसा माना जाता है कि वो रूस के इशारे पर किया था। और उस सपोर्ट के बदले में कम्युनिस्टों ने लिया क्या? प्रिवी पर्स खत्म किया गया। उसके बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, फिर पीएसयूज का नेशनलाइजेशन। इसका अर्थ कि पहले समाज में कोई भी ऐसा वर्ग जो राजे रजवाड़ों को मिलता था प्रिवी पर्स, वो समाप्त कर दो, प्रभाव ना रहे। फिर बैंक यानी सारा अर्थतंत्र अपने नियंत्रण में कर लो, फिर पीएसयूज बना के सारी इंडस्ट्री अपने नियंत्रण में कर लो। और उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे संविधान की आत्मा कहा था कि इसे कभी नहीं बदला जा सकता, उस आत्मा को बदलकर उसमें सेकुलर ही नहीं सोशलिस्ट शब्द भी जोड़ दिया गया। यानी हमने तो अपनी वल्दियत बदल दी, हमने अपना मूल स्वरूप बदल दिया, हमने संविधान की आत्मा बदल दी। और इसके बाद अथॉरिटेरियन रूल किस प्रकार से आगे बढ़ता चला गया, इसको आप एक और बात भी समझिए। आज के समय में इसकी उल्लेख क्यों जरूरी है? इंदिरा जी ने सबसे पहले जो प्रचंड बहुमत पाया था गरीबी हटाओ के नारे पे। आज जो बहुत से लोग ये कहने के प्रयास करते हैं हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, गरीबों को सही मायने में सशक्तिकरण न करके, उनकी वास्तविक शक्ति न देकर, केवल नारे और जुमलों के आधार के ऊपर जो लोग सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, वो कभी कभी उसी शक्ति का उपयोग या दुरुपयोग उस ढंग से करते हैं जो इंदिरा जी ने किया था। और फिर वो सिमिलरिटी क्या थी वो भी मैं बताना चाहता हूं। 1973 में भारत के 3 मुख्य न्यायाधीशों को, 3 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सुपरसीड करके जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया गया। और जब उसके जवाब में पूछा गया, ये 73 की बात है, इमरजेंसी से पहले, तो संसद में कहा गया कि किसको मुख्य न्यायाधीश बनाना है यह सरकार का काम है, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि कौन हमारी विचारधारा के साथ है, और कमिटेड जुडिशरी शब्द का प्रयोग किया गया। और यह किस लिए महत्वपूर्ण है मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं। 26 अप्रैल 1942 को ठीक यही वक्तव्य हिटलर ने जर्मनी की संसद रीचस्टैग में दिया था। कोई जाके चेक कर सकता है। उसने कहा कि यदि हमारे कुछ ऐसे जज हैं, उनको समझना चाहिए कि वो देश की सेवा के लिए हैं, देश उनकी सेवा के लिए नहीं।
और अगर वो इस समय द नीड ऑफ द आवर यानी समय की जो जरूरत है या मांग है उसको नहीं समझेंगे तो मैं हस्तक्षेप भी करूंगा और उन्हें हटाऊंगा भी। कितनी सिमिलरिटी है कि जो 1942 26 अप्रैल को हिटलर जर्मनी की संसद में बोल रहा है और 1973 में इंदिरा जी के जमाने में जो भारत की संसद में बोला जा रहा है। दूसरी सिमिलरिटी आपको बताता हूं, हिटलर का एक बहुत खास सहयोगी था, सबसे विश्वस्त, जिसका नाम था रूडोल्फ हेस। 1934 में नाजी पार्टी का एक बड़ा कन्वेंशन हुआ, बड़ा अधिवेशन। उसमें नाजियों की एक बड़ी प्री फिल्म थी, इसका नाम था ट्रायम्फ ऑफ द विल। उसका मंचन कराया गया। जब वो मंचन समाप्त हुआ तो जोश में आके रूडोल्फ हेस ने पूरे अधिवेशन में नारा लगवाया, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। ठीक यही नारा इमरजेंसी के समय इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया लगवाया गया। और यह किसी सामान्य कांग्रेस नेता का बयान नहीं था, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ का बयान था, जिसके लिए आज तक किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी है। तो आज भी कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड। आप सोचिए, हम जिस देश को भारत माता मानते थे उस देश को एक नेता के ऊपर तराजू पे तौल दिया गया, और वह नेता जो कि कोर्ट से दोषी होने के बाद 6 साल के लिए डिबार्ड हो गया था। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं रहा, आज जो लोग ये बातें करते हैं, मूल अधिकार समाप्त हो गए। और मूल अधिकार कैसे समाप्त हुए? 1976 में जबलपुर में एक शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम केस हुआ, और यह सर्वोच्च न्यायालय में जिस पीठ में गया, संयोग से उसकी अध्यक्षता वही मुख्य न्यायाधीश महोदय कर रहे थे जो 3 लोगों को सुपरसीड करके बनाए गए थे। 5 जजों की खंडपीठ ने तय कर दिया कि मूल अधिकार समाप्त, किसी भी नागरिक के कोई मूल अधिकार नहीं होंगे। एक ही जज ने उसमें अपना नोट ऑफ डिसेंट दिया था, और उसमें जो 5 जजों की बेंच थी उसमें बाकी सब चीफ जस्टिस बने, सिर्फ वही जज जो थे खन्ना साहब वो चीफ जस्टिस नहीं बने। तो यह भी दर्शाता है जो आज लोग भाषण देते हैं वो हकीकत में क्या थी, मूल अधिकार समाप्त थे। अगर आपने केवल यह कह दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है तो डीआईआर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में अंदर, और पुलिस अगर बंद कर ले तो आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, मतलब आप न्यायालय में भी नहीं जा सकते थे। एक मीसा था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। बताइए, लालू प्रसाद यादव जी उसी मीसा में बंद थे, तब उनकी बेटी हुई थी जिसका नाम इसीलिए उन्होंने मीसा रखा है। बताइए, जो कांग्रेस को उखाड़ने का संकल्प लेके खड़े थे आज उनके झंडे तले आके खड़े हो गए, और एक हम हैं जो कांग्रेस से लड़ने के लिए खड़े थे आज उखाड़ के खड़े हुए हैं कांग्रेस को। फिर इतना ही नहीं हुआ, जिस रात इमरजेंसी लगी 25-26 जून की रात, सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, वो तो अलग बात थी। उस रात सारे अखबारों के ऑफिसर्स की बिजली काट दी गई ताकि अगले दिन कोई अखबार नहीं छपे। 2 दिन तक अखबारों के कार्यालय में बिजली की सप्लाई नहीं हुई, और उसके बाद यह कह दिया गया कि जो भी खबर छपेगी वो सरकार को दिखाने के बाद छपेगी। और मजे की बात यह है कि आज जो लोग पत्रकारों में बोलते हैं, वो एडिटर्स गिल्ड, वो प्रेस फ्रीडम वाले लोग, पत्रकारों ने सरेंडर कर दिया। यही लोग थे, 47 पत्रकारों ने गुणगान कर दिया, जिसमें बड़े बड़े संपादक शामिल थे। देश में 4 न्यूज एजेंसीज थी, उनका मर्जर करके एक सिंगल कर दिया गया, और उसका चीफ शायद उस जमाने में शायद द हिंदू के जो संपादक थे उनको बना दिया गया। बड़े बड़े अखबारों के संपादक अचानक प्रशस्ति गान करने लगे। उनके सबके नाम नहीं लेना चाहता हूं। वो लोग आज आके उनकी ही विचार परंपरा के लोग जो आज विचारधारा की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। उस जमाने में एक मजाक में कहावत चलती थी कि आपको याद हो किशोर कुमार ने जाके संजय गांधी के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था, तो रेडियो पर उनके गाने बैन कर दिए गए थे। तो गाना, फिल्म का भी कोई गाना, फिल्म की भी कोई शेरो शायरी, एक एक चीज सरकार से चेक होके जाती थी। तो उस जमाने में एक मजाक में कहा गया था कि जो उर्दू के बड़े शायर हुए ना, गालिब का नाम सबने सुना होगा, दूसरे एक बहुत बड़े शायर हुए ज़ौक़, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, और जैसे साहिर लुधियानवी, ये सब वो हैं जो लीजेंड माने जाते हैं। तो एक उस जमाने में कहावत चली कि अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। इस ढंग का वातावरण उस समय इमरजेंसी के समय बना, इसलिए याद रखने की जरूरत है। और आज लोग कहते हैं
विपक्ष की बात, आवाज तो छोड़िए, सारा विपक्ष जेल में था। अभी आपको फिल्म दिखाई जा रही थी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, जानते क्या हुआ? उन्हें हाथ में हथकड़ी डाल के चोरों की तरह सड़क के ऊपर जैसे ले जाया जाता है, रस्सी में हाथ बांध के वैसे ले जाया गया। झूठा बड़ौदा डायनामाइट केस लगाया गया उनके ऊपर। और उस समय, ये मैंने एक और बात भी कहता हूं, कभी क्या अपराधीकरण की जब बात होती है, हमारे सारे नेता जेल में बंद थे और उस कैटेगरी के उसमें, जैसे कि आज की डेट में रासुका है या एंटी टेरर लॉ की तरह, सारा विपक्ष जेल में था, सारे मौलिक अधिकार समाप्त थे, प्रेस कुछ लिख नहीं सकता था, आकाशवाणी, दूरदर्शन तो उतना उस समय तक था ही नहीं, केवल सरकार का प्रशस्तिगान कर रही थी। और आज बताइए, बोलते हैं मोदी जी के लिए घटिया से घटिया शब्दों का जितना इस्तेमाल, जितनी स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता के साथ पिछले 9 साल में किया है। डिजिटल डाटा अवेलेबल है, कोई बुला के दिखा दे कि कोई उनको स्वतंत्रता नहीं है। अरे जिन्होंने, यही महाराष्ट्र के तो एक नेता थे कांग्रेस के, अब्दुल लतीफ क्या नाम था उनका, शेख, या जिन्होंने मौत की बात कही थी और मौत का प्रकार बताते हैं, तो झारखंड के नेता और जो गृह राज्य मंत्री ने सुबोध कांत सहाय जी, वो हिटलर की मौत बता रहा है, कोई कुत्ते की मौत शब्द बोल रहा है, कोई कब्र खोदने की बात कह रहा है, तो इमरान मसूद यूपी के बोटी बोटी काट देने की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। मतलब आप सोचिए, झूठ का कैसा मुलम्मा चढ़ाने का प्रयास किया गया है हकीकत के ऊपर। वास्तविकता यह है, इसलिए आज याद करने की जरूरत है कि इमरजेंसी के उस कालखंड में क्या हुआ था। अनेक रहस्यमय मौतें हुई, उत्तरोत्तर शक्ति हाथ में संचित होती चली गई। और इवन यह भी एक कहानियों में आता है कि जिस रात इंदिरा जी ने निर्णय लिया क्या किया जाए, जैसे डिसीजन आया, तो सुनने में ऐसा आता है कि उस समय देवकांत बरुआ अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो एक विचार यह भी आया कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए और ये कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि टेक्निकली कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर तो रोक नहीं थी। अब सुनने में आता है कि उस समय उनके परिवार में यह चर्चा हुई कि किसी और को भरोसा न किया जाए, इसलिए सत्ता अपने ही हाथ में रखी जाए, इमरजेंसी लगा दी गई। और पहली बार भारत में शासन सचिवालय से नहीं चल रहा था, प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं चल रहा था, प्रधानमंत्री आवास से चल रहा था। और पहली बार ऐसा था कि प्रधानमंत्री का परिवार प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रभावी था, कैबिनेट मंत्रियों की तो कोई हैसियत ही नहीं थी। देश उस दौर में से निकला है और उसके बावजूद यह भारत की जीवंत शक्ति थी लोकतंत्र की कि सबने संघर्ष किया और अंततः लोकतंत्र की विजय हुई। तो हम अगर ईमानदारी से बात कहें कि आज क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि यह आपातकाल दिवस याद किया जाना चाहिए, कि सही मायने में यह हमारी दूसरी आजादी थी। क्योंकि 1977 के बाद एक और बड़ा परिवर्तन आया। 77 तक जितने चुनाव होते थे तो चुनाव होते थे, सरकार नहीं बदलती थी। 77 के बाद सरकारें बदलने का दौर शुरू हुआ, राज्यों में भी सरकारें बदलने लगी। कई राज्यों में ऐसी सरकारें गई कांग्रेस की कि फिर कभी लौट के नहीं आई, जैसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो अगर हम कहें तो वास्तविक लोकतंत्र उभर कर सामने आया। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक और बात याद दिला देना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि अमुक जज रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा बन गए, तो साहब ये बड़ी आपत्तिजनक बात है। इस देश के इतिहास में एक ऐसे जज भी हुए हैं जो कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट रहने के बाद जज बन गए। जस्टिस बहरुल इस्लाम, जो गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज थे, वो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य थे, रिजाइन किया, फिर हाईकोर्ट के जज बन गए और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का नामांकन कर दिए थे। बरपेटा से, असम से, वो बाई चांस चुनाव रद्द हो गया तो उनको राज्यसभा में ले आए। और वो एक और अद्भुत जज थे जो लोग आज बात कहते हैं, वो रिटायर हो गए, चीफ जस्टिस बने हाईकोर्ट के, उसके बाद रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के 9 महीने बाद 1980 में जब इंदिरा जी दोबारा सत्ता में आ गई, तो भारत के इतिहास के इकलौते जज हैं जस्टिस बहरुल इस्लाम, जो रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। आप सोचिए, जिन लोगों ने माखौल उड़ा दिया लोकतंत्र का, जिन लोगों ने माखौल उड़ा दिया देश की संवैधानिक व्यवस्था का। और आज मजे की बात क्या है कि लोकतंत्र की दुहाई वो देते हैं जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र में परिवर्तित कर दिया है। ये वो लोग हैं जो अपनी पार्टी में तो बिल्कुल तय है कि यही इसी के हाथ में नेतृत्व रहेगा, और जब ये कहो कि सबका नेतृत्व गठबंधन का क्या होगा, जी वो तो तय कर लेंगे, उसमें क्या होता, हम तो लोकतांत्रिक हैं, बाद में मिल बैठ के होगा। और वो कितने लोकतांत्रिक हैं वो सबको दिखाई पड़ रहा है कि
मतलब उनकी जो स्थिति यह है कि वो मिलते भी हैं एक दूसरे से, जो कहते हैं ना कि मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं। अरे भैया, मोहब्बत की दुकान बाकी को तो बाद में बताना, पहले आपस में देख लो कितनी मोहब्बत है और कितनी नफरत है, कितनी हिकारत है और कितनी एक दूसरे की खिलाफत है।